हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास ऑफ एग्रीकल्चर। मैं आयुष प्रकाश श्रीवास्तव स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल पे। और यहाँ पे हम इंटरनेशनल मूवमेंट की सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं। 7 क्लासेस हो चुकी हैं, 7 लेक्चर ऑलरेडी प्रेजेंट है हमारे यूट्यूब चैनल पे। ये हमारी 8th लेक्चर है कंटिन्यूएशन में। आई होप अपने पुराने लेक्चर्स देखे होंगे, और ना देखे हो तो प्लीज़ जाके कंटिन्यूएशन में उसको पहले देख लें। देखिए, लास्ट टाइम हमने ख़त्म किया था क्रिप्स मिशन पे, और इंटरनेशनल आर्मी देखा था हमने, आज़ाद हिंद फौज। लास्ट टाइम, लास्ट सेशन में ये हो चुका था। क्रिप्स मिशन हमने देख लिया था, राइट। अब यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे क्विट इंडिया मूवमेंट से। क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन। देखिए है क्या, तीन, वैसे तो ओवरऑल कई सारे मूवमेंट्स प्रोटेस्ट हुए थ्रू आउट नेशनल मूवमेंट, लेकिन तीन जो सबसे मेजर और इम्पोर्टेंट मूवमेंट थे वो था आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, एनसीएम। कब हुआ? 1920 से 1922। फिर आता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, 1930 से 1934। ये तो बहुत मेजर मूवमेंट्स माने गए, क्योंकि इंटरनेशनल मूवमेंट की जर्नी या स्ट्रीम को ही इन्होंने चेंज कर दिया काफ़ी हद तक। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 से 22 हो गया, सीडीएम हो चुका, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 से 1934। और थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे मूवमेंट आता है क्विट इंडिया मूवमेंट। यहाँ से देखा जाए तो करीब करीब भारत, हमारे देश की इंडिपेंडेंस करीब करीब हमें मिल ही चुकी थी, कह सकते हैं यहाँ से काफ़ी हद तक। बस थोड़ी सी आखिरी कुछ कदम बचे थे। देखिए, कांग्रेस एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन थी। उसमें कुछ भी रैंडमली नहीं होता था, सब कुछ एक ऑफिशियल तरीके से होता था। जैसे बाकी सारे मूवमेंट आप देखे होंगे, पहले वो पास हुआ, रेजोल्यूशन पास हुआ, फिर जाके मूवमेंट कंटिन्यू होता है ऑर्गेनाइज वे में। उसी तरह से क्विट इंडिया मूवमेंट को भी वैसे ही पहले कांग्रेस के सेशन से पास कराया गया। यहाँ पे कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने 8 अगस्त 1942 को इसको एक्सेप्ट किया, और लॉन्च हुआ गांधी जी के द्वारा फ्रॉम बॉम्बे, ग्वालियर टैंक मैदान, 9 अगस्त 1942। यानी इसकी लॉन्चिंग जो साइट है वो बॉम्बे ही रही थी उस टाइम। अब यहाँ पे आता है कि सारे मोमेंट्स को रिप्रेस किया गया इन द सेम ऑर्डर। दिस मोमेंट वाज आल्सो ट्राइड टू रिप्रेस्ड बाय द ब्रिटिश। बाय द एंड ऑफ 1943 ओवर 90,000 पीपल वर अरेस्टेड एंड अराउंड 1,000 वर किल्ड। अब देखिए, 1943 के एंड तक 90,000, 90,000, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट था, लोगों को अरेस्ट किया गया, और नियरली 1,000 लोगों को मार दिया गया। पब्लिक प्रोटेस्ट में, वायलेंस में, शूटिंग में, पुलिस फायरिंग में मारे गए। बट द फाइनली द मूवमेंट सक्सीड, लेकिन बहुत ही सक्सेसफुल मूवमेंट, इतने अप्स एंड टर्न्स के बाद भी बहुत सक्सेसफुल मूवमेंट था। एक चीज़ और, बाकी सारे मूवमेंट्स जैसे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, सिविल डिसोबीडियंस है, उन सबसे कहीं ज़्यादा इंटेंस, उन सबसे इस मूवमेंट की इंटेंसिटी कहीं ज़्यादा है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें, गांधी जी ने एक स्लोगन दिया था, डू और डाई। तो यार डू और डाई में देखिए, अगर एक हद तक ऑफिशियल तो कांग्रेस यहाँ भी कह रही थी कि हम नॉन वायलेंट अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बट यहाँ पे उतने रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाए गए थे जितने रिस्ट्रिक्शंस पिछले मूवमेंट्स में लगाए गए थे। एक तरह से कुछ हद तक फ्री हैंड दे दिया गया था यहाँ पे। कॉज ऑफ द मूवमेंट, मूवमेंट क्यों स्टार्ट ही क्यों हुआ था? देखिए, हमने देखा था वर्ल्ड वॉर टू का टाइमिंग क्या दिखा था, ईयर क्या था, 1939 से 1945 तक। इस दौरान वर्ल्ड वॉर सेकेंड चलता है, ठीक। इस दौरान कांग्रेस मिनिस्ट्री डिज़ाइन कर देती है, क्योंकि इंडिया को हिस्सा बना जाता है वर्ल्ड वॉर 2 का बिना पूछे। फिर हमने देखा उस दौरान क्रिप्स मिशन आता है। फिर कंटिन्यूएशन में हमने आज़ाद हिंद फौज को भी देखा था, कैसे बना फर्स्ट फेज सेकंड फेज। फर्स्ट फेज में कैप्टन मोहन सिंह, सेकंड फेज में सुभाष चंद्र बोस जी। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर हैज स्टार्टेड इन 1939 एंड जापान वाज कंटिन्यूअसली ट्राइंग टू इन्वेड थ्रू नॉर्थ ईस्ट। अब यहाँ पे देखिए है क्या, जो हमारा भारत है का जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, अब कोशिश कर सकता हूँ मैं बनाने की, शायद कुछ ऐसा अगर रफली हम देखें तो मान लीजिए ये नॉर्थ ईस्टर्न हिस्सा है हमारा, जिसे हम सेवन सिस्टर्स कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय एंड त्रिपुरा। तो यहाँ पे जापान लगातार एक्सपेंड कर रहा था और म्यांमार तक आ चुका था, और नॉर्थ ईस्ट में एंटर करने की कोशिश कर रहा था लगातार। तो इंडिया को एक तो ब्रिटिशर से खतरा था ही, वो तो लगातार रूल कर ही रहे थे। ये भी था कि जल्दी हम फ्री हों, अदरवाइज ब्रिटिशर्स को हराने के लिए वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से जापानीज कहीं इन्वेड ना कर दे नॉर्थ ईस्ट में, और नॉर्थ ईस्ट में जापानीज इन्वेड कर देंगे फिर इंडिया के लिए अच्छा नहीं होगा।
तो वही चीज़ है कि जापान लगातार कंटिन्यू कर रहा था नॉर्थ ईस्ट में घुसने के लिए, इंसर्जेंसी के लिए। सेकंड इज कह रहा फेलियर ऑफ द क्रिप्स मिशन टू गारंटी एनी काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। क्रिप्स मिशन फेल हो गया था, पूरी तरह से कोई भी संवैधानिक सॉल्यूशन उपाय नहीं दे पाया था भारतीयों को, कॉमन सिटीजन्स को, जिस कारण से ये मूवमेंट का लॉन्च होना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। और कांग्रेस ने फाइनली इसके लिए कॉल ली। ड्यू टू वर्ल्ड वॉर 2 प्राइस ऑफ एसेंशियल गुड्स वर रेज ड्रास्टिकली। वर्ल्ड वॉर में देखिए, जब भी वर्ल्ड वॉर होता है, कोई बड़ी वॉर होती है, पूरे दुनिया में इकोनॉमिक्स में खलबली मच जाती है। डिमांड्स प्राइस लगातार, डिमांड्स और प्राइस और सप्लाई लगातार डिसरप्ट होते हैं, डिमांड और सप्लाई की चेन। उस वजह से ज़रूरत के सामान है, आम रोज़मर्रा के सामान है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली एक्सपेंसिव हो गए थे, जो आम इंसान अफोर्ड नहीं कर पा रहा था। It's became nearly impossible for the common masses to survive। यहाँ तक कि सर्वाइव करने तक के लिए, लाइफ स्टाइल तो बहुत दूर की बात है, सर्वाइवल तक को बहुत दिक्कत हो गया था। डिमांड ऑफ फ्री इंडिया वॉज वेरी मच रेज नियरली बाई ऑल द सेक्शंस टिल दिस टाइम। अब तक करीब करीब काफ़ी हद तक यूनाइटेड मूवमेंट ये देखा गया, चाहे वो हिंदू मुस्लिम की यूनिटी हो, इस हम पर्सपेक्टिव से बात करें, चाहे अपर कास्ट लोअर कास्ट के पर्सपेक्टिव से बात करें, और चाहे हम बात करें अलग अलग भाषाओं के आधार पे और रिच और पुअर्स के आधार पे भी, तो काफ़ी हद तक लोग यूनाइट हो गए थे अब तक। तो ये मूवमेंट में काफ़ी सारा इन्वॉल्वमेंट देखा गया, क्योंकि पुराने मूवमेंट्स हम देखे थे कि एलीट एजुकेटेड क्लास जो थोड़ा सा, उसका इन्वॉल्वमेंट थोड़ा कम था इनिशियली, लेकिन धीरे धीरे यहाँ तक इन्वॉल्वमेंट काफ़ी बढ़ गया। तो और डिमांड ऑफ फ्री इंडिया बहुत स्ट्रांगली लोग डिमांड करते, बहुत स्ट्रांगली। अब डोमिनियन की बात नहीं, पूरी तरह से फ्री इंडिया चाहिए और स्वराज चाहिए। डोमिनियन बहुत पहले ख़त्म कर दिया गया था, ये डोमिनियन तो बहुत पीछे की बात है। आगे देखते हैं। रेजोल्यूशंस स्टेटेड दैट द प्रोविजंस ऑफ द मूवमेंट एज, यानी इस रेजोल्यूशन में कहा गया कि जो प्रोविजंस है, यानी प्रावधान है, क्या क्या नियम, क्या क्या चीज़ें हमने करना है। पहली चीज़, एन इमीडिएट एंड टू ब्रिटिश रूल ओवर इंडिया। ब्रिटिश रूल को तुरंत तत्काल प्रभाव से खत्म करना है, उखाड़ फेंकना है, ठीक। Declaration of the commitment of Free India to defend itself against all kinds of imperialism and fascism। यानी कि डिक्लेरेशन मतलब कमिटमेंट है कि फ्री इंडिया को हम कमिटमेंट है, इंडिया के फ्रीडम को हम लाके रहेंगे और किसी भी तरह के इम्पीरियलिज्म से, फासिज्म से इसको प्रोटेक्ट करेंगे। अब दो शब्द आते हैं यहाँ पे, इम्पीरियलिज्म, हिंदी में से हम साम्राज्यवादी कहते हैं। उसका मतलब क्या है? जब कोई कंट्री अपने एरिया को एक्सपेंड करता है थ्रू आउट पूरे वर्ल्ड में, चाहता है अलग अलग उसकी कॉलोनी बचे, लोगों को अलग रीजन्स पे कब्जा कर ले, लोगों को रूल करे, रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करे अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट के लिए, तो उसे हम इम्पीरियलिज्म की पॉलिसी कहते हैं। और फासिज्म जहाँ पे कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी का एकदम अल्टीमेट रूल हो जाए, जो बोले वही सही, कोई भी पब्लिक के लिए, लो आम जनता नागरिकों के लिए कोई लिबर्टी फ्रीडम की जगह रही ना जाए, उसे हम कहते हैं फासिज्म, जो हम डिक्टेटरशिप में देखते हैं एक तरह से। फॉर्मेशन ऑफ अ प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आफ्टर द ब्रिटिश विड्रॉ, यानी ब्रिटिश जैसे ही वापस जाएंगे, जैसे ही ब्रिटिश वापस जाएंगे, हमारा प्रोविजनल गवर्नमेंट स्टार्ट हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वही बनाएगी एंड सो ऑन। सैंक्शनिंग अ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, यानी कि हम नहीं मानते आपकी चीज़ों को, रूल्स को, प्रोविजंस को, ये लॉन्च करना ज़रूरी हो गया था ब्रिटिश रूल के खिलाफ। गांधी जी इंस्ट्रक्शंस टू वेरियस सेक्शंस ऑफ द पब्लिक। गांधी जी क्या कहना था, अलग अलग सेक्शन समाज के अलग लोगों को क्या कहना था गांधी जी का, कांग्रेस का। पहली चीज आई थी गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए, डू नॉट रिजाइन योर जॉब बट प्रोक्लेम लॉयल्टी टू INC। देखिए पिछले मूवमेंट हमने देखा था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो चाहे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट हो, यहाँ पे मेजरली लोगों ने, बैरिस्टर ने, लॉयर्स ने, ऑफिशियल्स ने, सिविल सर्वेंट्स अपनी जॉब काफ़ी हद तक छोड़ दी थी, रिजाइन कर दी। बट यहाँ पे कहा कि जॉब मत छोड़िए, जॉब कंटिन्यू करिए, लेकिन लॉयल्टी ब्रिटिश गवर्नमेंट पे मत रखिए, लॉयल्टी ब्रिटिशर्स पे ना रखिए, बल्कि कांग्रेस पे और नेशनलिस्ट लीडर्स पे रखिए, देश के लिए रखिए, ना कि विदेशी सरकार के लिए। सोल्जर्स को कहा गया, बी विद द आर्मी बट रिफ्रेन फ्रॉम फायरिंग ऑन कम्पैट्रियट्स। आर्मी में रही है बट अपने देशवासियों पे फायरिंग मत करिए, भारतीयों पे गोली मत चलाइए, इंडियंस पे फायरिंग मत करिए, लेकिन जॉब मत छोड़िए। थर्ड चीज के लिए पीसेंट्स के लिए, खेतिहर मजदूरों के लिए, पे द अग्रीड अपॉन रेंट इफ द लैंडलॉर्ड्स आर एंटी गवर्नमेंट। अगर आपके जमींदार ब्रिटिश सरकार के खिलाफ काम करते हैं तो रेंट दे दीजिए, अगर वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से लॉयल्टी निभा रहे हैं तो रेंट मत दीजिए, ठीक है। स्टूडेंट से कहा गया, कैन लीव स्टडीज इफ दे आर कॉन्फिडेंट इनफ। अगर आपको लगता है कि आप उसके बिना भी काम कर लेंगे, पढ़ लेंगे, एक्वायर कर लेंगे नॉलेज को, तो ठीक है, पढ़ाई
तो ही छोड़िए, अदरवाइज कोई कंपलसरी नहीं है। प्रिंसेस सपोर्ट पीपल एंड एक्सेप्ट द सॉलिटी ऑफ देम। लोगों रजवाड़ों से कहा गया कि लोगों को सपोर्ट करिए, लोगों के हित को ध्यान में रखिए। तो ऐसे कुछ प्रोविजंस थे यहाँ पे। और ये मूवमेंट इसलिए भी अलग है क्योंकि देखिए पिछले मूवमेंट में आपने देखा था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट होता है, गांधी को जब अरेस्ट किया गया था, गांधी जी सिविल सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से वापस आते हैं। पहले गांधी इम्पैक्ट साइन होता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को ब्रेक करने के लिए, और जब वापस आते हैं गांधी जी सेकेंड आरटीसी से, तो वो सेकेंड आरटीसी सक्सेसफुल तो होती नहीं है, उनकी बातों को माना नहीं जाता। तो गांधी जी जैसे ही आके मूवमेंट को जो वापस चालू करना चाहते हैं, उसके पहले ही उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, और इस वजह से मूवमेंट थोड़ा स्लो डाउन हो गया था। बट यहाँ पे क्या है देखिए, लोग इतने स्मार्ट थे कि लीडर्स के अरेस्ट होने के बाद भी लोग कंटिन्यू कर ले रहे थे। लोगों में इतनी बुद्धि क्षमता स्मार्टनेस समझ आ चुकी थी कि बिना लीडर के भी समझ सकें कि हाँ कैसे काम करना है कैसे नहीं। ठीक। Underground activities were growing very fast. Many nationalists distributed secret pamphlet and पत्रिका for spread of movement. Underground activities यानी जो खुल के नहीं, अब जैसे सीक्रेट वे में काम करते हैं, पत्रिका को छापना, अखबारों को छापना, जर्नल्स को छापना, लोगों को अवेयर करने के लिए, जागरूक करने के लिए, जोड़े रखने के लिए कैसे आगे काम करना है, ये चीज़ बहुत तेजी से चल रहा था। एंड इसमें मेल फीमेल दोनों काफ़ी बड़े अमाउंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे, स्टूडेंट्स भी। सो मेनी पैरेलल गवर्नमेंट्स ऑफ वर्किंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग रिवोल्ट। ये चीज़ है कि इस दौरान कई सारे अलग, बिहार में, यूपी में, लखनऊ में कई जगह पैरेलल गवर्नमेंट्स बन चुके थे, और वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को लोकल लेवल पर काफ़ी हद तक तोड़ फोड़ दिए थे। उषा मेहता स्टार्टेड अंडरग्राउंड रेडियो ब्रॉडकास्ट विच ब्रिटिशर्स वर अनेबल टू ट्रैक। यहाँ तक कि टेक्नोलॉजी की मदद ली जा रही थी, जो एक्सपर्ट्स थे थोड़े रेडियो में, टेक्नोलॉजी में, कम्युनिकेशन में, रेडियो को मैनिपुलेट करके अपने चीज़ों को ब्रॉडकास्ट कर रहे थे। ब्रिटिशर्स काफ़ी हद तक परेशान थे कि कहाँ से वो ट्रैक नहीं कर पा रहे थे। पीपल और स्मार्ट इनफ, ये तो हमने डिस्कस कर लिया स्टार्टिंग में कि लोग अभी क्या, पहले क्या था कि लीडर्स जैसे अरेस्ट हुए, मूवमेंट एक तरह से दिशाहीन होता था, मूवमेंट एक तरह से ब्लाइंड हो जाता था, उस कारण मूवमेंट को क्रश कर दिया था। हम लोग को समझ में नहीं आता था कि यार लीडर चलेगा तो मैं कैसे किया जाए, बट यहाँ पे ऐसा नहीं था, यहाँ पे लोग समझ रहे थे। इसके जस्ट बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है 1943 का बंगाल फेमाइन। देखिए फिर से 1939 से 1945 क्या चल रहा था, कई बार हमने रिपीट किया, अब तो याद हो ही गया होगा। वर्ल्ड वॉर टू चल रहा था। ब्रिटिशर्स का पूरा फोकस कहाँ पे था, वर्ल्ड वॉर सेकेंड में, अपनी आर्मी की फोकस था उनका। आर्मी के लिए क्लॉथ, फूड, फूड की सप्लाई, लंबे समय तक, कई सालों तक वॉर चला, 2-4 महीने की बात तो थी नहीं। वेपन्स और खर्चा जो उनके काफ़ी एक्सपेंस भी आ रहा था, इन सबको निकालने के लिए एक्सप्लोइटेशन और भयंकर हो गया था। तो यहाँ पे जो इंडियन प्रोड्यूस है, फूड क्रॉप है, उसको लगातार डाइवर्ट कर देते थे ब्रिटिशर्स अपने वर्ल्ड वॉर टू की आर्मी के लिए। तो उस वजह से बंगाल में बहुत बहुत ज़्यादा क्रॉप्स की, फूड की किल्लत हो गई थी, स्कैर्सिटी आ गई थी। उस वजह से 3 मिलियन लोग करीब करीब बहुत बुरे से अफेक्ट हो गए, और बहुत बड़ी भूखमरी आई, बहुत लाखों लोग मारे गए इसमें। 30 lakhs लोग डायरेक्टली अफेक्ट हुए इससे, और कितने इससे ज़्यादा भी डायरेक्टली अफेक्ट हुए। और रीज़न क्या था, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ब्रिटिशर्स कॉटन, जूट, इंडिगो, इन सब पे इतना ज़्यादा जोर दे रहे थे कि हमारे जो फूड क्रॉप्स हैं वो बहुत बड़ी मात्रा में अफेक्ट हो गए, और जब फूड क्रॉप्स अफेक्ट होंगे तो उस देश में भुखमरी और पॉवर्टी की तरह से चीज़ें आनी ही आनी है। डाइवर्टिंग टू फूड्स टू आर्मी वर्ल्ड वॉर टू फॉर इंडियन एंड ब्रिटिश। राइस इम्पोर्ट्स फ्रॉम बर्मा एंड साउथ ईस्ट स्टॉप। और जो इंडिया में, भारत में, बर्मा यानी कि मॉडर्न डे म्यांमार को हम पहले बर्मा कहते थे, जो अभी म्यांमार है, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट सटा हुआ, पहले वो बर्मा कहलाता था। तो वही कह रहा है, बर्मा और साउथ ईस्ट एशिया से। साउथ ईस्ट एशिया क्या मतलब, साउथ ईस्ट एशिया का मतलब है इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनई, ये सब चीज़ें आती हैं, फिलीपींस, ये सब साउथ ईस्ट एशिया में आते हैं। यहाँ से चावल या राइस की इम्पोर्ट को बैन कर देगा। तो ये सब चीज़ें लगातार बहुत ज़्यादा स्थिति खराब कर रही थी, और बहुत ज़्यादा भुखमरी प्रॉब्लम चली रही थी, और इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही थी, सिस्टम डेमोलिश हो रहा था, ब्रिटिशर्स के खिलाफ बहुत गुस्सा था, लोग यूनाइट हो रहे थे, लोग लगातार अलग अलग लेवल पे घेर रहे थे अंग्रेज सरकार को, ब्रिटिशर्स को। तो मूवमेंट काफ़ी सक्सेसफुल और तेजी से आगे बढ़ रहा था। आगे हम अगले सेशन में कंटिन्यू करेंगे कैबिनेट मिशन को, और 1945 में और क्या क्या चीज़ें होती हैं, और इंडिपेंडेंस तक और क्या क्या चीज़ें चली हमारे देश में। तो आज का सेशन यहाँ पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर। आप हमारे चैनल से जुड़ने के लिए जुड़ सकते हैं हमारे यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे। और पुराने लेक्चर्स अगर प्लीज़ आपके छूट गए हो तो जाके उसको कंटिन्यूएशन में देख लें।
और लेक्चर के पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप में से वहाँ पा सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में आपको बाकी लिंक्स मिल जाएंगे। दिस इज आयुष प्रकाश श्रीवास्तव साइनिंग आउट फॉर द सेशन। थैंक यू।